गाइज, तो कैसे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम कक्षा 6 का अध्याय 1 प्रारंभ करने वाले हैं, क्योंकि राजनीति विज्ञान जो था कक्षा 6 का वो पूरा ख़त्म हो चुका है। उसका प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। और अब हम इतिहास का स्टार्ट करेंगे अतीत से वर्तमान। ठीक है, तो इसका हमारा पहला अध्याय का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ये अध्याय आज कंप्लीट करना है। इसका पूरा नोट्स बनाएंगे। टोटल जितना भी इसके कुछ पॉइंट्स होंगे, पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट सभी आपको ध्यान में रखते हुए आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं शुरू। देखिए, सबसे पहले आपको ये क्या बनाना है, चित्र बनाना है। आपके जो अध्याय है फर्स्ट क्या, कब, कहाँ और कैसे, उसमें ये चित्र दिया गया है। उससे आप क्या बना सकते हैं, इस चित्र को बना सकते हैं। देखिए, ये किस साइड का एरिया है, तो भारत में जो है भारत का, ये पाकिस्तान का एरिया है। भारत के बगल जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, यहाँ पे क्या है, सिंधु नदी है। ठीक है, इसमें बात होंगी किरथर पहाड़ी की भी बात होगी, सुलेमान पहाड़ी, ये दोनों पहाड़ी है, सुलेमान और किरथर पहाड़ी की बात होगी, व्यास नदी का बात होगा, बिंद यहाँ पे पहाड़ी है, यहाँ पे नर्मदा नदी है, यहाँ पे दक्कन है। ठीक है, गोदावरी नदी है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी, गारो की पहाड़ियाँ हैं। ये सभी पॉइंट्स की बातचीत होगी इसमें। तो वीडियो को करते हैं शुरू। अब देखिए नोट्स हम धीरे धीरे आपको बताते हैं एक एक करके। नीचे क्या है, हिंद महासागर। देखिए ये हमारा क्या है, नोट्स है। तो इस नोट्स में आपको सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको क्या लिखना है। देखिए, सबसे पहले कृषि का आरंभ कब हुआ था। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है इस अध्याय का, तो कृषि का आरंभ कब हुआ था, तो 8,000 वर्ष पूर्व। वर्ष पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से 8,000 वर्ष पूर्व। ठीक है, तो कृषि का आरंभ कब हुआ, 8,000 ईसा पूर्व हुआ था। सिंधु सभ्यता के में प्रथम नगर का विकास कब हुआ था, तो सिंधु सभ्यता जो था उस सभ्यता में सबसे पहला नगर का विकास कब हुआ, तो वो हुआ 4700 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है गंगा घाटी नगर। गंगा घाटी में जो नगर है, मगध का एक बड़ा राज्य के रूप में उभर कर आया था। वो कब आया था, तो वो आया था 2500 वर्ष पूर्व आया था। ठीक है, अब देखिए अगला चैप्टर आखेटक खाद्य संग्राहक है। अगला जो चैप्टर आप पढ़ेंगे वो दूसरा चैप्टर का नाम है आखेटक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक। ये अध्याय का नाम है। तो आपको इसी अध्याय में आपको जान लेना है कि आखेट का मतलब क्या होता है, शिकार करना। जैसे पहले के जो लोग होते थे वो लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाकर, आदिवासी लोग उन्हें कहते थे, तो वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाकर शिकार करके या किसी भी अन्य माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। ठीक है, तो आखेट का मतलब आपको ध्यान में रखना क्या आता है, शिकार। नेक्स्ट बात करते हैं सुलेमान और किरथर पहाड़ी। सुलेमान किरथर पहाड़ी कहाँ बताए थे, सिंधु के साइड के एरिया में है सुलेमान और किरथर पहाड़ी है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री एवं पुरुषों ने सबसे पहले कौन सा फसल उगाया था, तो गेहूं एवं जौ की फसलों उपजाना प्रारंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, भैंस जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। कहाँ पे, सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच। अब बात करते हैं गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी। सबसे पहले कुछ आपको पॉइंट्स आपको बता देते हैं। देखिए, ये हमारा भारत है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, एक पॉइंट का आपको ध्यान में रखना है क्या, सबसे पहले इसमें पूर्व बहुत बार आएगा, पूर्वी भारत। ठीक है, पश्चिमी भारत, दक्षिण भारत, उत्तरी भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, ये सभी आपको मध्य भारत। तो मध्य मतलब क्या हो कि पूरी जो भारत है उसके बीच का जो एरिया होता है उसको क्या कहते हैं, मध्य भारत। यहाँ विंध्य पहाड़ियाँ कहाँ पे, मध्य भारत के पास है। ठीक है, तो मध्य इसको कहेंगे। पूछेगा पूर्वी भारत, तो पूर्वी किधर है, इस साइड का एरिया। इधर जो सोन नदी आता है, इधर गंगा नदी, ये कौन है, पूर्वी भारत है। ठीक है, ये इस साइड, ये पूर्वी, ये पश्चिमी, ये ऊपर में कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ मतलब उत्तरी भारत, और नीचे दक्षिणी भारत। कृष्णा नदी, कावेरी नदी, दक्कन, गोदावरी नदी, ये सभी किस में आएगा, दक्षिणी भारत। तो आपको याद रखना है पूर्वी, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, ये आपको ध्यान में रखना है। ये मैप्स का कुछ पॉइंट्स है। आपको कक्षा 6 का जब आपको जियोग्राफी स्टार्ट होगा तो उस समय आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा हमारा पॉइंट कहाँ तक आ गया था, गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ियाँ तक हमारा पॉइंट हो चुका था। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। यह विंध्य में स्थित है। सबसे पहले चावल उपजाया गया था कहाँ पे, गारो तथा मध्य भारत में। यहीं पे क्या था, कृषि का विकास हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु तथा सहायक नदियाँ। ठीक है, सिंधु तथा क्या है, सहायक नदियाँ के बारे में।
तो सिंधु था शायद 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फलने फूलने लगा था। तो सिंधु एवं उसकी सहायक नदी के पास क्या होता, 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर मतलब नगर की शुरुआत हो चुकी थी। गंगा और इसकी सहायक नदी और उसके समुद्री गंगा और इसकी सहायक नदी और उसके जो समुद्री के इलाके था वहाँ पे क्या हुआ था, नगरों का विकास कब से शुरू हुआ था, तो वो 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। गंगा व सोन नदी कहाँ पे है, गंगा के दक्षिण के प्राचीन काल का मगध की स्थापना हुई। इस पॉइंट्स का मतलब क्या हुआ, आपको ये ध्यान में रखना है कि गंगा के दक्षिण में पूछेगा कि मगध की स्थापना कहाँ पे हुई, तो गंगा के दक्षिण में हुई थी। कहाँ पे, प्राचीन काल में भी हो चुकी थी मगध की स्थापना। ठीक है, मगध कहाँ है, बिहार में, ये भी आपको दिमाग में रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, देश का नाम, हमारा देश का जो नाम है वो इंडिया शब्द कहाँ से आया, कैसे आया, ये सभी बारे में बात करेंगे। यही पहला अध्याय हमें बता देता है। तो देश का नाम इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जो संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं, इसे सिंधु कहते हैं। ईरान और यूनान वासियों ने सिंधु को क्या कहा, हिंदोस अथवा इंदुस कहा, और इस नदी के पूर्व को भूमि प्रदेश इंडिया कहा था। तो आपको याद रखना है कि इंडिया शब्द इंडस शब्द से निकला है, और संस्कृत में इंडिया को क्या कहते हैं, इंडस को क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं, और यूनान वासियों ने ही हिंदोस अथवा इंदोस का, इसी शब्द से फिर आगे जाके प्रचलन में आया इंडिया शब्द। ठीक है, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए किया जाता था। जो मतलब आपको भारत का जो प्रयोग था वो पहले किस लिए प्रयोग किया जाता था प्राचीन काल में, तो उत्तर भारत, आपको बता दिए थे, उत्तर और पश्चिम में जो लोग रहते थे वहाँ के लोगों को रहने का एक समूह होता था, उन्हीं में उसका नाम भारत का प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसका वर्णन कहाँ पे मिलता है, तो ऋग्वेद से इस बात का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अतीत के बारे में कैसे जानें। हम जो है किसी भी, जैसे कि प्राचीन काल में क्या हुआ था, आदिकाल में क्या होता, इतने समय 1 लाख वर्ष 2 लाख वर्ष पहले क्या हुआ, तो ये सभी बात हम कैसे जान सकते हैं, तो इस पॉइंट्स के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि हम अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं। पांडुलिपि ये हाथ से लिखी गई पुस्तक होती थी, तो पांडुलिपि के माध्यम से हम जान सकते हैं अतीत के बारे में। पांडुलिपि क्या होती है, ये हाथ से लिखी हुई पुस्तक होती है, हाथ से लिखी हुई होती है, ताड़ के पत्तों तथा भुर्ज नामक पेड़ की छाल से निर्मित होती है तथा भोजपत्र पर लिखी जाती है। ये अगले चैप्टर में आपको मिलेगा कि ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है, ताड़पत्र और भुर्ज पेड़, तो ये कश्मीर के बुर्जहोम से ये प्राप्त होता है। कौन, ताड़पत्र और बुर्जहोम, उस पर जो लिखा जाता है उसी को कहते हैं पांडुलिपि। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अंग्रेजी में इसके लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है। पांडुलिपि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, और मेनू का अर्थ होता है, क्या होता है, हाथ, मतलब हाथ से जो भी चीज़ लिखा जाता है। ठीक है, धार्मिक मान्यता व व्यवहार के माध्यम से हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। राजाओं के जीवन के बारे में हम जान के हम अतीत के बारे में पता कर सकते हैं। औषधियों विज्ञान आदि के विषय पर चर्चा करके, मतलब उस समय की क्या क्या थी ज़रूरत, उस समय की विज्ञान किस प्रकार थी, तो उन सभी के माध्यम से अतीत के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि यह संस्कृत के तमिल भाषा में लिखे और प्राकृत में आम भाषा में आम लोगों की भाषा थी। तो आपको ध्यान में रखना है कि उस समय प्राचीन काल में संस्कृत व प्राकृत व तमिल, तीन भाषा, संस्कृत प्राकृत तमिल, ये तीनों क्या थी, तमिल भाषा में लिखी हुई थी वो सभी जो पांडुलिपि मिले हैं। लेकिन वहाँ के प्रकृत, वहाँ के जो लोग रहते थे उस समय के लोग, वहाँ के लोगों की आम भाषा क्या थी, मतलब जो अभी हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, उसी तरह की वहाँ की हम लोग की भाषा थी प्राकृत। ठीक है, और वो जो पांडुलिपि में जो लिखा गया था वो भी जितने सेक्शन मिलते हैं वो संस्कृत प्राकृत और तमिल में मिलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अभिलेख क्या होता है, पांडुलिपि तो बता दिए जो हाथ से लिखा गया है उसे पांडुलिपि कहते हैं, लेकिन अभिलेख क्या होता है, अतीत के बारे में जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख भी है। यह कहाँ पे यह कठोर सतह पर उत्कीर्ण कराए जाते हैं। कौन, अभिलेख क्या होता है, कठोर सतह, मान लीजिए कोई भी कठोर सतह, सोना चांदी का बड़ा बड़ा हिस्सा या पत्थर या शिलालेख पर जो मतलब उत्कीर्ण कराए जाते हैं उसी को कहते हैं अभिलेख। ठीक है, अब पुरातत्वविद किसको कहते हैं, वे व्यक्ति जो अतीत की बनी वस्तुओं का अध्ययन करता है उसे पुरातत्वविद कहते हैं। पत्थर ईंट से बनी इमारत का अवशेष, चित्र, मूर्ति, इन सभी चीज़ों का जो मतलब साक्ष्य मिलता है उनका अध्ययन करता है उसे को कहते हैं पुरातत्व। इतिहासकार
किसे कहते हैं? जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं, अतीत के बारे में जो अध्ययन, मतलब पुरातत्वविद उसको कहते हैं जो अतीत की बनी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, उसे पुरातत्वविद कहते हैं। और इतिहासकार कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं कि इतना पहले क्या हुआ होगा, वो उसे कहते हैं इतिहास। आप देखिए इस अध्याय में अभी ईसा पूर्व और BC AD आपको बहुत सारा देखने को मिला है, तो आप जान लेते हैं BC और AD का मतलब क्या होता है। BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, AD मतलब होता है एनो डोमिनी, ठीक है। बिफोर क्राइस्ट का मतलब हुआ तो ईसा मसीह का जन्म से पूर्व को बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह जन्म के बाद को क्या कहते हैं? AD कहते हैं, एनो डोमिनी कहते हैं, ईस्वी, ठीक है। अब नेक्स्ट बात, एक पॉइंट इसमें इस अध्याय में दिया गया है कि राजा व रानियों का नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? कारतूस कहते हैं। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है कि राजा और रानी के नाम क्या होते हैं? एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं जिसे कारतूस कहा गया है। सामान्य स्त्री पुरुष अपने कार्यों का विवरण नहीं करवा सकते थे, तो ये भी बात ध्यान में, जैसे उस समय के जो राजा होते थे, रानियाँ होते थे, जो भी वो अपने राज्य क्षेत्रों में काम करते थे, उनका जो कार्यों का विवरण जो है करवाते थे, पांडुलिपि के माध्यम से, अभिलेख के माध्यम से क्या करते थे? उत्कीर्ण करवाते थे कि हमने इतना इतना कार्य किया है। लेकिन जो साधारण स्त्री पुरुष होते वो अपने कार्यों को उतना महत्वपूर्ण नहीं मानते होंगे, जिसके कारण वो अपने कार्यों का विवरण नहीं रखते होंगे। तो इसी के साथ इस अध्याय खत्म होता है और इसका पूरा PDF आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।